we started studying calculus because of these two mathematicians, Newton and Leibniz, right? Most of us curse them कि भाई क्या कर दिया तुमने, right? कहाँ चक्कर में पढ़ा दिया, unnecessarily ये क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है. इनफैक्ट 2 साल पहले तक मैं ये सब चीजें बताता भी नहीं था कि किसकी वजह से हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं. अब इसलिए बताता हूँ बिकॉज सीबीएसई में आपके पास अब एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यू में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर वो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो आपसे पूछ दें who are the fathers of calculus. You should know that there are two fathers of calculus, Newton and Leibniz. ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे purposefully मैंने यहाँ पे इनको mention करा है so that you can remember them, right? These are the people who have developed calculus. ठीक है, अगर इसकी आप एनसीईआरटी डेफिनेशन चेक करो तो आप देखोगे कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज. ठीक है, मेनली हम लोग रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन में ज़्यादा पढ़ते हैं. ठीक है, वी स्टडी रेट ऑफ चेंज मेनली इन डिफरेंशिएशन. ठीक है, देयर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू एस्पेक्ट्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो रेट ऑफ चेंज जहाँ कहीं भी बात होती है ना तो वी शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ पे वो डिफरेंशिएशन वाली बात हो रही है. ठीक है, it is generally used in mathematical models obtain optimal solution. Now very very important, optimal solution मतलब क्या होता है? Best solution, right? Under the constraints whatever is the best thing that we can produce, that is called optimal. ठीक है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन, इसकी बात मैं अभी आगे भी बताऊंगा आपके साथ एग्जैक्टली क्या इसका मतलब है. इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, राइट, ये तुमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, लिमिट्स. 12th में यू विल बी स्टार्टिंग विद कॉन्टिन्यूटी जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं. After continuity, we'll be studying differentiability. Then we'll be studying differentiation, application of differentiation. This is very important, right? ये बहुत ज़्यादा important है. Integration. This is indefinite integration, and then you have definite integration, right? Indefinite integration का मतलब ये होता है कि जहाँ पे तुम्हारे पास simply expressions होते हैं, right? Values नहीं होती. Definite integration में you have values, right? Area under the curve, that is application of integration. एंड सो ऑन. ठीक है, ब्रॉडली ये चीजें हैं जो हम लोग अभी कैलकुलस में करने जा रहे हैं. ठीक है, दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. राइट, अभी लुकिंग एट द अभी जो रिसेंटली आईएससी बोर्ड में भी जो चेंज आया है उसमें भी अगर हम ध्यान दें तो सीबीएसई ने लास्ट ईयर ये कर दिया था दैट मैथमेटिक्स पेपर आउट ऑफ 100 अब 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट है. अब आईएससी में भी सेम थिंग हैज बीन डन, राइट. ये जो 20 मार्क्स हैं इसके बदले में आपको 2 मॉडल्स करने हैं. ठीक है, यू हैव टू डू 2 असाइनमेंट्स. ठीक है, द लिस्ट विल बी गिवन टू यू. इफ यू नीड एनी हेल्प आई हैव द लिस्ट, तो मैं आपके साथ वो शेयर भी कर सकता हूँ. यू कैन जस्ट लेट मी नो, या मैं भी आपके जो ऑफिशियल ग्रुप चल रहा है मैं वहाँ पे इसको शेयर भी कर दूंगा. ठीक है, कि कौन कौन से असाइनमेंट्स आप कर सकते हो मैथमेटिक्स में. राइट, जनरली पहले ये सब चीज़ें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में किया करते थे, तो आई विल शेयर इट विद यू. ठीक है, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूँगा, नो इश्यूज विद दैट. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट ऑल डू वी हैव. Calculus, what is the need to study calculus? See, children, अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, बिकॉज देखो मैंने हमेशा यही कोशिश की है आप लोगों के साथ, जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को हम लोग समझ के करें. राइट, तो यहाँ क्योंकि आज पहली क्लास है बिल्कुल कैलकुलस की, तो डेफिनेटली हम लोग अपनी समझ बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देंगे और जैसे जैसे विल ग्रेजुअली प्रोसीड अहेड इन द टॉपिक, क्वाइट ऑब्वियस फिर हम क्वेश्चंस और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात करेंगे. बट उससे भी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट ये लगता है कि ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलस की नीड क्या है. ठीक है, तो कैलकुलस मेरे ख्याल से तो ये जो वर्ड बना है ना ये कैलकुलेटर से बना है, राइट, बिकॉज कैलकुलस जस्ट हेल्प्स यू टू कैलकुलेट थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. राइट, कैलकुलस हेल्प्स यू टू कैलकुलेट थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे सपोज करो आई स्टार्ट फ्रॉम my place, right, and let's say this is my speed and this is the time. ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 1 hour है, 2 hour है, 3 hour है, and so on, and my speed keeps changing. पहले यहाँ पे फर्स्ट 2 hour में इंक्रीज हो रहा था, फिर 2 hour के बाद ये डिक्रीज होने लगा. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में, और सपोज करो मेरी जो कार है उसका स्पीडोमीटर नहीं चल रहा. ठीक है, तो मेरे से पूछा गया बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस दैट आई हैव ट्रैवल्ड. ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस दैट आई हैव ट्रैवल्ड. तो अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट होती है तो ये तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा है, व्हाट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. बट प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में तो ऐसा नहीं होता ना.
ये सब छोटे क्लास में तुमने पढ़ा था, ठीक है, दैट वाज एंड देन इट वाज रेलेवेंट, बट नाउ इट इज नॉट. When you move ahead in the study of mathematics, you study more practical things. You start with the easiest of things, which are ideal things. Ideal चीजें तो practically नहीं होती है ना, राइट? आइडियल तो बहुत कुछ होना चाहिए, बट प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं है. तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे ये समझना है कि जब कभी भी जब हम लोग रियल लाइफ में कैलकुलस की अप्लाई करते हैं, तो अब अगर इस तरह की केसेस है, इसमें अगर हमें बोलते बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस, तो निकालना बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज स्पीड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट? यहाँ पे जो लोग पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं, दे अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पे कभी भी इसमें डिस्टेंस निकालना है, तो इससे तो बात नहीं बनती है. फिर कैसे बात बनती है? फिर इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ता है, वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन, राइट? वी अप्लाई इंटीग्रेशन, वी कंसीडर अ स्मॉल टी which is said as delta t, right? इसको हम लोग आगे dt भी बोलते हैं, ठीक है? तो कैलकुलस इज नथिंग बट इट इज द कैलकुलेशन, ठीक है? इट हेल्प्स अस इन कैलकुलेशन ऑफ वेरी माइन्यूट थिंग्स. इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो? इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेट, इफ यू लुक एट द वर्ड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? सम अप करना, राइट? यू ऐड देम अप, ठीक है? जैसे ये छोटे छोटे एरियाज को मैं सम अप कर रहा हूँ, राइट? जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया डिस्टेंस और स्पीड टाइम का, ठीक है? कि एक बाइक है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई, बाइक है, कार है, व्हाटएवर, और ये दे रखा है कि द स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड आफ्टर 2 hours द स्पीड, यू नो, द रिटार्डेशन कम्स. तो हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस दैट वी हैव ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दीज 3 hours. तो सर्टेनली डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से तो हमें फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से तो बात नहीं बनेगी ना, बिकॉज स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. बट हेयर इन दिस पार्टिकुलर केस अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम लोग अगर छोटे छोटे डिस्टेंसेस ले लें, राइट? अगर मैं इसको dt ले लूँ, इसको s ले लूँ, छोटे छोटे स्पीड और छोटे छोटे, राइट, बिल्कुल स्मॉल, इन्फिनिटली स्मॉल, और फिर इसको एक एक करके मैं इसको ऐड करता जाऊँ, तो इस तरह की चीजों को जो हम लोग करते हैं, तो ये किससे फॉलो होता है? दिस डन थ्रू इंटीग्रेशन, दिस डन थ्रू इंटीग्रेशन, ठीक है? दैट्स द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? दैट्स द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं. इसके अंदर जितना भी एरिया होगा, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? द टोटल डिस्टेंस, ठीक है? इंटीग्रेशन को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कई बार समेशन भी कहते हैं. व्हाई? बिकॉज इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द पॉसिबल एरियाज, जितने भी एरिया हैं इस कर्व के अंदर, दैट विल बी अचीव विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? नाउ डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं, सपोज करो जैसे ये जो तुम्हारे पास अभी कर्व मैंने ड्रॉ करा, राइट? ये वाला कर्व मेरे पास किसके रिस्पेक्ट में था? स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट में था. अगर यही वाला कर्व मेरे पास वेलोसिटी, या चलो स्पीड टाइम के डिस्टेंस में ले लो, राइट? ये मैंने स्पीड और टाइम लिया था, राइट? अभी मैं इधर ले लेता हूँ डिस्टेंस और टाइम, ठीक है? अगर मेरे पास ये डिस्टेंस और टाइम के लिए ये डेटा होता, तो क्या होता, राइट? तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सर्टेनली डिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ना, डिस्टेंस वुड इंक्रीज, राइट? ये कैसे भी इंक्रीज हो सकता है. इट कैन इंक्रीज लाइक दिस इन अ लीनियर मैनर, right? It can increase in a linear manner, or it can increase at a certain pace, right? कुछ और भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, ठीक है? अब जब कभी भी, right, again let's say the speedometer is not working, right? The speedometer of the vehicle is not working, and we are supposed to find what is the instantaneous velocity or the instantaneous speed. मतलब किसी एक particular instant पे मेरी speed कितनी है. तो इस केस में अगर मैं कभी भी speed निकालना चाहता हूँ, तो स्पीड कैसे देखते हैं बेटा? स्पीड आपको मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है? डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट इज द जनरल फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. क्या जो बचपन चीजें हम पढ़ रहे हैं वो गलत हो गई? डेफिनेटली गलत नहीं हो गई. हम सिर्फ अब उसको ज्यादा एक्यूरेटली पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ठीक है? तो दिस वाज, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ यूसेज ऑफ इंटीग्रेशन. अब मैं थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंशिएशन के बारे में, तो एग्जांपल से चीजें बेहतर समझ में आएंगी तुम्हें, ठीक है? अब यहाँ पे सपोज करो ये जो ग्राफ था वो स्पीड और टाइम का था. ये जो मैंने ग्राफ लिया, ये किसका लिया? डिस्टेंस और टाइम का लिया. सर्टेनली जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा, तो डिस्टेंस तो इंक्रीज होगा ना. डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, राइट? डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, यू नो दैट, राइट? ये बेसिक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आपने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं. अगर मैं कभी भी किसी भी जगह से मूव कर रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वी अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट मे डिक्रीज बट द डिस्टेंस विल ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है? आई होप यू नो दैट. Displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. We'll add all the things. ठीक है? तो मैंने ये distance time ग्राफ लिया, तो quite obvious distance is bound to increase. ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे से बोला गया किसी एक मोमेंट पे कि बताओ what is the speed. तो let's say इस मोमेंट पे बोला गया, right? At t is equal to c, we have been asked to find what is the speed at this moment. तो देखो again, अब ये वाला फॉर्मूला तो फेल हो गया ना बेटा, आपको पता ही नहीं है कैसे होगा.
लेकिन हाँ इतना भी फेल नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना एक छोटा सा आर्क बना लेंगे, इस कर्व पे एक छोटा सा आर्क बना लेंगे, राइट, फॉर अ स्मॉल टाइम dt, ठीक है। इसको इसको मैं कॉर्ड बोल दूंगा ना, वी विल कॉल इट कॉर्ड, राइट। इस ड्यूरेशन में अगर मैं देखूं जो मेरा डिस्टेंस कवर हो रहा है इसको मैं डेल्टा डी बोलता हूँ, और जो टाइम कवर हो इस बीच में जो टाइम लग रहा है दैट इज डेल्टा डी एंड डेल्टा टी, राइट, दिस इज डेल्टा टी, okay, this is delta t. So as per the basic definition, the speed at that particular instant is approximately equal to delta d over delta t. This is approximately. अब सिर्फ समझने की बात ये है बेटा, अगर मुझे बिल्कुल एक्यूरेट स्पीड चाहिए उस पार्टिकुलर इंस्टेंस पे तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी लूंगा, डेल्टा डी की वैल्यू बहुत छोटी लूंगा, राइट। आई वुड ट्राई टू कीप देम एज स्मॉल एज जीरो, डेल्टा डी एज वेल एज डेल्टा टी, I'll try to keep them as small as possible. Now, if you keep them small, I want you to realize this कि जब जब आप इसको छोटा करते जाओगे तो ये जो वैल्यू, ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ छोटी होती चली जाएगी ना, ध्यान से देखो, ये आर्क की लेंथ छोटी होती चली जाएगी, जैसे जैसे तुम डेल्टा डी और डेल्टा एस की वैल्यू छोटी करोगे, अभी ये थी, फिर और छोटी करोगे ये हो जाएगी, जब तुम बहुत छोटी करोगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम अ टेंजेंट, दिस विल जस्ट टच द कर्व, राइट, दैट विल जस्ट टच द कर्व. So at this point you come to a very very important conclusion कि ये जो तुम differentiate करते हो ना किसी भी चीज को, let's say you have, तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन है, right, some of you is unmute, please mute yourself, चलो मैं कर देता हूँ, in case you need to speak to me you can unmute, right, otherwise please keep yourself mute so that others are not disturbed, ठीक है। So if you have a function fx और अगर तुमने कभी इसको differentiate किया तो समझ में आने की बात यहाँ, इस एग्जाम्पल से तुम ये बात समझ सकते हो that whenever you differentiate you actually get what, you get the tangent, right, तुम्हें उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का क्या मिलता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का तुम्हें स्लोप मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। दिस इज, तुम लोगों ने क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है और तुम्हें मालूम है किसी भी स्ट्रेट लाइन को जब मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जब एंगल बनाता हूँ, इफ दैट एंगल इज थीटा, राइट, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, तो टेंजेंट वी अंडरस्टैंड इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कभी भी तुम किसी भी लाइन की को डिफरेंशिएट कर रहे हो एट एनी पॉइंट, लेट्स से मैंने अभी t इज इक्वल टू c पे इसको डिफरेंशिएट किया टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट, तो उस केस में व्हाट डू आई गेट, आई गेट द स्पीड। तो जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ मुझे क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व, दैट इज द प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंस जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आई गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट आई डू, that I draw at that particular point। अगर मैं x is equal to c पे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो x is equal to c पे जो भी मेरा फंक्शन है वहां पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जो टेंजेंट का कर्व होगा ना, जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो मुझे उससे मिलेगा। I hope that point is clear what is the difference between integration and differentiation. If still there is any doubt you can let me know, okay, fine। Now this is again very, देखो ये सब बातें तो important थी बट इससे भी ज्यादा important ये है कि इसकी वेटेज डिफरेंट एग्जाम्स में क्या है। अगर तुम कैलकुलस के सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर दो, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगर डेफिनेट, इंडेफिनेट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इफ यू इंक्लूड ऑल द पार्ट, तो आईआईटी में पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 31% क्वेश्चन स्ट्रेट आपके कैलकुलस से आते हैं, राइट। एनडीए एग्जाम में टोटल मैथमेटिक्स के 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 में से 40 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, राइट, आपके स्ट्रेट कैलकुलस से आते हैं। और सीबीएसई एज वेल एज आईएससी में इसकी वेटेज 44% है, पहले 100 में से 44 था, अब 80 में से 44% हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और इसको अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है, राइट। द ओनली थिंग इज यू शुड कीप लर्निंग हियर, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इफ एवरीथिंग इज ओके जस्ट शो मी योर हैंड्स अप क्विकली, जरा हैंड्स अप करके बताओ, रेज योर हैंड फास्ट if everything is okay। That's fine, wonderful, right, we'll proceed ahead। I'll keep asking for signals like that, right, ठीक है, because मैं तुम सबका अगर कैमरा ऑन करवा दूंगा तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखेगा, इसलिए I won't ask you to on your camera, right, if you wish to on you can, but otherwise it's fine। Now first of all let us revise limits, right, क्योंकि कोई भी चीज, मेरी एक हैबिट है कि किसी भी चीज को पढ़ो ना तो उसको पीछे से लिंक करते हुए पढ़ो तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
अगर आप उसको पीछे से लिंक करते हुए पढ़ोगे, तुमने ये 11th क्लास में लिमिट्स पढ़ रखा है, मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि लिमिट्स होता क्या है, राइट। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन है x² - 4 ओवर x-2, और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज टेंडिंग टू 2, व्हेन x इज टेंडिंग टू 2। नाउ एक बात तो सर्टेन है कि अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज f(2), और अगर आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, तो यू विल फॉर श्योर से इट इज गोइंग टू बी 0/0, विच इज व्हाट इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, दिस कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। 0/0, infinity/infinity, 0 raised to the power infinity, infinity raised to the power 0, राइट। ये सारे के सारे फॉर्म्स क्या होते हैं बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप अगर वैल्यू पुट कर रहे हो तो एक अलग चीज है, बट जब कभी भी आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो तो एक अलग बात है, राइट। आपने 11th क्लास में लिमिट पढ़ी है, बट 12th में इसकी इंपॉर्टेंस आपको काफी मिलेगी। अभी कॉन्टिन्यूटी में भी आपको लिमिट्स की इंपॉर्टेंस मिलने वाली है बच्चों, और आगे भी आपको इसकी एप्लीकेशन मिलेगी। ईशा, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। द पर्पस वाज नॉट टू गेट द आंसर, द पर्पस वाज टू रिवाइज द बेसिक्स, ओके। सो लिमिट्स में जो हमारा मेन पर्पस है इसको रिवाइज करने का, अभी वो ये मेन पर्पस है कि कॉन्टिन्यूटी में आपके लिए यूजफुल होगा, और फिर आगे इंटीग्रेशन में भी देयर इज अ टॉपिक, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, एरिया एज सम ऑफ लिमिट्स, राइट। वहां पे भी तुम्हें ये सारे लिमिट्स की प्रॉपर्टी जो तुमने क्लास 11 में पढ़ रखे हैं वो सब तुम्हें रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस जब कोई भी आते हैं तो मिनिमम 4 to 6 मार्क्स के आ जाते हैं एरिया एज सम ऑफ लिमिट्स के, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें मुझे लगता है बीइंग लुकिंग इन दैट we are doing the first class of calculus, so I thought चलो कोई भी लिंक छोड़ते नहीं है 11th में। मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों ने ध्यान से पढ़ा था, राइट। पढ़ा होगा तो भी एक छोटे से रिवीजन तो होना चाहिए। तो देखो इस तरह केस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह केसेस में x is not 2, x is tending to 2। तो x is tending to 2 का क्या मतलब होता है कि x जो है वो 1.999 हो सकता है, x जो है वो 2.00001 हो सकता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 2, ठीक है। तो इस तरह केस में हम लोग क्या किया करते थे, ऊपर इसको रैशनलाइज फैक्टराइज कर लो, और जो भी चीज कैंसिल हो रही है उसको आप कैंसिल कर दो, और फिर लिमिट की वैल्यू रख दो, राइट। बिकॉज वंस इट इज, अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो पहले उसका इनडिटरमिनेट फॉर्म वहां से एलिमिनेट करो एंड देन पुट द वैल्यू, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू रिमेंबर ऑल दैट, ठीक है। एंड देन व्हेन यू पुट द वैल्यू द आंसर डेफिनेटली इज व्हाट, इट इज 4, ठीक है। सिमिलरली तो लिमिट में जो तुमने पढ़ा था, अगर मैं उसका जिस्ट तुम्हें सिर्फ बताऊं, राइट, जस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट लिमिट, कि अगर तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन है एंड यू वांट टू चेक वेदर द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a और नॉट, राइट। जब कोई भी आप इस चीज को देखते थे कि x इज इक्वल टू 2 समथिंग, देन द आंसर विल बी नेगेटिव। when x is no, it won't be negative beta, it will be positive, राइट, बिकॉज ऊपर भी तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा और नीचे भी नेगेटिव आएगा, इन दैट केस इट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। आई होप दैट्स ओके। सो लिमिट में अगर आप इसमें जो सबसे बेसिक बातें हैं उसमें अगर आप, मैं आपको याद कराऊं तो लिमिट आप क्या होता था, किसी भी फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू a पे एग्जिस्ट तब करती है व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट इज एग्जैक्टली इक्वल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x इज इक्वल टू a पे, राइट, x इज इक्वल टू a पे। मैं थोड़ा तुम्हें ग्राफ भी बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सो दैट पीपल, जिन लोगों ने पहले इन चीज़ों को ठीक से नहीं भी पढ़ा है उन्हें भी चीज़ों की समझ में आनी चाहिए। लेट्स से एक रफ डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, राइट। लेट्स से दिस इज योर एनी फंक्शन y इज इक्वल टू fx, y is equal to fx, this is your function। ये कोई पॉइंट है, दिस पॉइंट, दिस इज x is equal to a। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे जो मेरा फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट करने की डेफिनेशन जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी वो आपने ये पढ़ी थी कि अगर मैं इस फंक्शन को इधर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ, यानी a के लेफ्ट साइड से, a से एक मैं छोटी सी वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, राइट। जनरली दैट छोटी सी वैल्यू इज रेफर्ड टू एज h, right? h is what, tending to 0। So if I subtract a very infinitely small thing from this value a, then I'll be approaching this function from the left hand side,
राइट। और यहाँ से जब हम लोग किसी फंक्शन को लेफ्ट साइड पे अप्रोच करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। सिमिलरली व्हेन यू अप्रोच द फंक्शन एंड दिस वैल्यू फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो अब तुम x की जगह पे क्या रखोगे बेटा, a प्लस h रखोगे। एंड नॉट टू फॉरगेट h इज अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल थिंग। तो अगर मैं इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करूं तो ये चीज क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, मतलब कुछ भी a से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे, a में अगर मैं कुछ स्मॉल सी चीज माइनस कर दूं देन आई विल गेट द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट। यहां मैंने रखा fx। और राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते थे बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, ठीक है, x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x। सो दैट वाज द बेसिक डेफिनेशन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11। थोड़ा सा मैं इसको और एलैबोरेट करता हूं सो दैट you understand it in the most easiest manner, right? Easiest और most साथ में यूज नहीं होना चाहिए, I should say in the easiest manner। तो इसको फर्दर हम लोग ऐसे देखते हैं that limit h टेंडिंग टू 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते हैं ना, x की जगह पे a माइनस एच कर देते हैं। ध्यान रखना, x की जगह पे क्या करते हैं, a माइनस एच। ऑब्वियस सी बात है, मुझे a पे चेक करना है तो मैं अब इसको किससे रिप्लेस करूंगा, a माइनस एच से, तभी तो मैं इसको इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा। where h is what, h is a very small quantity, okay। and what, how do you take the right hand limit, limit again h tending to 0 f of a plus h। so whenever we were supposed to find the limit of a function at a particular point x is equal to a, this is what we used to do, okay। you are not going to get all this in class 12, but yes, this is a continuation of the previous thing, ठीक है। अभी कंटिन्यूटी में ये थोड़ा सा ये वाली चीज काम आएगी आपके, ठीक है। तो जो लोग ये चीज मिस कर गए हैं, आई स्ट्रांगली सजेस्ट देम टू टेक नोट्स ऑफ देम, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि कोई भी चीज अगर तुम्हें मिस कर रहे हो तो उसको नोट करते जाओ। अगर तुम्हें आती है तो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है, ठीक है। अगर आती है तो दैट्स ओके, बट अगर तुम फर्स्ट टाइम उसको कर रहे हो या तुम्हारे दिमाग से मिस हो गया था, इन बोथ द केसेस यू मस्ट मेक नोट्स ऑफ दैट, ओके। सो दैट्स हाउ यू स्टडीड लिमिट्स। अब लिमिट्स में मैं कुछ और तुम्हें बेसिक बातें बताऊं जो तुम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखी हैं, ठीक है। 11th में ये तुमने लिमिट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर देम, राइट। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों को ध्यान होगा, बट जिसे ध्यान में नहीं है दे शुड टेक अ नोट ऑफ इट। आप चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको अपने पास लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। ये 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर्टेनली इम्पोर्टेंट फॉर 12th एज वेल। कॉम्पिटिशन्स में तो सर्टेनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज 12th में भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सिर्फ 10 यहाँ पे लिखे हैं, राइट, विच आई बिलीव कि ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी लिस्ट में यहाँ पे लिख सकता था, बट दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड टेक केयर। sin x over x when x is tending to 0 is 1, similarly tan x over x, ये सारी चीजें हमने प्रूफ के साथ कर दी क्लास 11th में, ठीक है। ये थर्ड और फोर्थ तुमने तब नहीं पढ़ा था बिकॉज तब तुमने इनवर्स फंक्शन नहीं पढ़ रखा था, ITF नहीं पढ़ा था। बट अभी 12th में एज यू हैव स्टडीड ITF, so the same thing happens, sin inverse x over x is equal to what, 1 when x is tending to 0। now it's very important to understand कि x उस समय किधर को जा रहा है, ठीक है। x उस समय किधर को जा रहा है, tan inverse x over x is tending to 1, e raised to power x minus 1 over x when x is tending to 0, that is 1 again। a raised to the power x minus 1 over x when x is tending to 0, what is that, log of a to the base e, ठीक है। यहाँ पे भी इनफैक्ट अगर तुम देखो तो ये चीज जो होती है ना, दिस इज नथिंग बट log of e to the base e, and log of e to the base e becomes 1, ठीक है। तो this I should say कि ये जो तुम्हारा फिफ्थ है, there has been, that's a corollary or you can say a sub part of sixth property, ठीक है, वहीं से निकल के आता है। log of 1 plus x over x when x is tending to 0 is what, is 1। log of 1 plus 1 by 0, 1 by infinity 1 plus x, right, raised to the power x is e। ये एक्चुअली तुम इसको इस तरीके से ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम्हें इस फॉर्म की चीज मिल जाए 1 plus 0 raised to the power infinity, अगर तुम्हें इस तरह की कोई फॉर्म मिलती है तो ये e हो जाती है। या फिर तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर तुम्हें कभी ऐसा मिले, जैसे यहाँ पे तुम अगर देखो तो ये इन्फिनिटी दिख रहा है, तो 1 by infinity को तुम जनरली क्या लेते हो बेटा, 1 by infinity is what, 1 by infinity is almost 0, ठीक है। दूसरे फॉर्म में देखो 9th में एग्जैक्टली सेम चीज ही लिखी हुई है। देखो ये x is now they have changed the limit, here it was x is tending to infinity, here they have taken x is tending to 0, so what is that, 1 plus 0 raised to the power 1 by 0, what is that again, infinity। तो तुम्हें कभी भी अगर इस फॉर्म की चीज मिलती है ना,
तो ध्यान रखना वहां से तुम एक्सपोनेंशियली क्रिएट करते हो, राइट। फॉर दोज ऑफ यू who are not knowing what is E, so E is an irrational constant whose approximate value is 2.7, ठीक है। आई एम श्योर तुमने इसको बहुत तरीके से पढ़ रखा है, e raised to power x के फॉर्म में एंड ऑल दैट। So E is just an irrational constant whose approximate value is 2.7. Please remember that. Okay. Now further again ये उसी का further आपकी यहीं से निकल के आता है, राइट। ये वाला जो 10th पार्ट है वो कहीं ना कहीं 9 से निकल के आता है। अगर तो ये भी देखो ध्यान से तो ये 1/0 ही हो गया, राइट। 1 + 0 a/0 is what, right, when x is tending to infinity, so a/infinity will become what, 0, ठीक है, raised to the power infinity। तो ये अगेन e raised to power a तब हो जाएगा जब यहाँ पे a रहेगा, ठीक है। देखते हैं अभी कहाँ पे जो चीज जो मिलेगी बेटा, ये सारी चीज। सो नाउ यू कम टू क्लास 12th, राइट। इन क्लास 12th यू स्टार्ट विद कॉन्टिन्यूटी, राइट। लिमिट्स आपने 11 में पढ़ा था, बट उसको वो लिंक एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था। लिमिट्स में मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन है f(x) और आपसे ये बोला गया कि बताओ x = a पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। अगर हमने ये देखना है कि उसकी लिमिट इस जगह पे एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग क्या करते हैं, LHL और RHL देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। और इसके लिए मैंने क्या बताया, हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग लेते हैं वहां पे लिमिट अ स्मॉल क्वांटिटी h, और x को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, LHL में a - h से रिप्लेस करते हैं, और RHL में इसी x को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं बच्चों, विद a + h, ठीक है, विद a + h। So whenever LHL is equal to RHL, we say that the limit exists. That is what we have studied. Now, when you talk of continuity, it is slightly related and slightly different. Continuity का मतलब ये होता है यहाँ पे सिर्फ LHL और RHL इक्वल होने चाहिए। जब तुम continuity पढ़ते हो तो क्या होता है, इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, क्या, LHL is equal to RHL and it is also equal to value of the function, ठीक है। इन्होंने पॉइंट C ले रखा है तो हमने A के लिए लिया, तो तुम इस C को A बना लो, ठीक है। तुम C को क्या कर लो, ये C को A बना लो, ओके। यहाँ पे चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखी है, लेट्स सी। F be a real function on a subset, right, on a subset of real numbers, and let A be a point in the domain, then the function f is continuous at x = c if what, if we have f of a, right, if f of a exist। इसका एग्जिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उस जगह पे वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, लेट्स से यू हैव अ फंक्शन मॉडुलस ऑफ x ओवर x, राइट। कौन सा फंक्शन है, किसी को ध्यान है, सिग्नम फंक्शन। 11th क्लास में आपने जरूर से पढ़ा होगा सिग्नम फंक्शन। तो अगर मैं सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन ना करूं, हालांकि सिग्नम फंक्शन जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा है उन लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि सिग्नम फंक्शन को जब हम लोग रीडिफाइन करते हैं, राइट, मॉडुलस ऑफ x ओवर x, तो इसकी 3 वैल्यूज आती हैं, 1, 0 एंड -1। ये कब अचीव होती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये कब अचीव होती है, व्हेन x इज इक्वल टू 0। और ये कब अचीव होती है, व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। 3 वैल्यूज निकल के आती हैं सिग्नम फंक्शन की। बट अगर तुम इसको सिग्नम फंक्शन ना लेके अगर तुम स्ट्रेट इसको मॉडुलस x ओवर x लोगे, तो certainly it is not defined at 0. Why? Because you get 0 over 0 and 0 over 0 is what, indeterminate form, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि fa का एग्जिस्ट होना जरूरी है। What does that mean? That जिस पॉइंट पे हमने continuity चेक करनी है उस पॉइंट पे the function should exist. That is the first thing that I would suggest. What is the next thing? Certainly both the limits should be equal. LHL should be equal to the RHL, ठीक है, and both of them should exist as well. ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए और ये एग्जिस्ट भी करने चाहिए, okay। The third and the final thing is what, that the LHL should be equal to the RHL, and which in both the things should be equal to what, value of the function at that particular point, which is f of a, ठीक है। So that is the continuity of a function at a point what, at a point a। I hope that is okay and you must have taken these notes, ठीक है। I hope आपने इन बातों को जरूर से लिख लिया होगा। If there is any problem, you can let me know, children. If it is okay, just show me your hands fast. If it is okay, show me your hands fast. 3 things, right? Just 3 things. What all? Let me revise. The first thing was कि सबसे पहले क्या करना है तुम्हें उस पॉइंट पे उस फंक्शन को चेक करना है कि वहां पे वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। That is the first thing that you are going to do. And then you will check कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट कितनी है, right? I'm giving you the algorithm. The first thing is what? You check
कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं. देन you check the left hand limit, you check the right hand limit, and then finally all the three things should be equal. अगर ये तीनों बातें follow हो रही हैं, we'll say that yes, the function is continuous at that particular point. That is the bookish definition which will be used in your exams. ठीक है. और इसको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखते हैं इसको कैसे हम लोग रियल में रियलिटी में कैसे समझेंगे. ठीक है. इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं. ठीक है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वांटिटी. अगेन पहले जो चीजें लिखी हैं उसको पढ़ेंगे और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली प्रैक्टिकलिटी में आप कैसे इसको देखेंगे. इफ यू हैव अ फंक्शन f will be continuous at x is equal to c, right? This function will be continuous at x is equal to c if there is no break in the graph. ग्राफ में कोई भी ना discontinuous point नहीं होना चाहिए, right? Of the function at c dot comma f of c. ठीक है. ये किसके लिए था? This was continuity at a point. एक और चीज होती है continuity in an interval. राइट. हमें देखना है कि a से लेकर के b तक whether the function is continuous or not. तो वो कैसे चेक करते हैं? is continuous if there is no break in the graph in the entire interval. ठीक है. in the entire interval. Let me remind you of a few examples. right. examples करने से क्या होता है, चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है. तो चलो कुछ examples देता हूँ मैं. अभी मैंने तुम्हें सिग्नम फंक्शन का एग्जाम्पल दिया था. एक और फंक्शन मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. राइट. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है. ये आप में से मैक्सिमम लोगों ने पढ़ रखा होगा. इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं पढ़ा वो ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज 12th में ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में भी. ठीक है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी इनपुट रख रहे हो, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट 3.2, राइट. तो अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2 का कर रहा हूँ तो ये कितना मिलता है? ये 3 मिलता है. इसका नाम ही इसको बताती है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आई गेट द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट. ठीक है. इट इज व्हाट? इट इज 3. अगर मैं आपसे बोलूं f of 10 कितना होगा, तो इट इज ऑलरेडी एन इंटीजर, राइट. इसमें कोई डेसिमल पार्ट है ही नहीं. सर्टेनली इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. अगर मैं आपसे बोलूं बताओ f of -8 कितना होगा, तो सर्टेनली f of -8 कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं. ठीक है. ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है. तो डेफिनेटली -8 हो जाएगा. बट अगर मैं आपसे बोलूं बताओ f of 4.99 कितना हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.99 कितना होगा. कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं सर 5 होगा बिकॉज इट इज क्लोजर टू 5. नो, इट इज 4. ठीक है. प्लीज रिमेंबर दैट. ठीक है. अब देखो यहाँ नेगेटिव वाली चीज भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. जैसे अगर -7.1 तुम्हें बताना है, तो ये वाली चीज हो जाती है -8. कैसे इसको ध्यान रखोगे ये बात मैं तुम्हें बताऊंगा. उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूटी पे दोबारा से लौट के आऊंगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट. इसमें ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे पास इंटीग्रल वैल्यू है फिर तो आउटपुट वही है. यानी क्या? 10 पे 10 इंटीजर है, -8 पे -8, 4 पे 4, -4 पे -4. मतलब जो भी इंटीग्रल अगर इनपुट है तो एज इट इज द आउटपुट विल बी द सेम. बट इफ इट इज नॉट एन इंटीजर, फॉर एग्जांपल 3.2, 4.99, right, -7.1, if it is not an integer, you represent that number on the number line. Let's say if I talk of 3.2, the first example, right, you consider the first integer that comes on the left hand side. 3.2 के लेफ्ट साइड पे फर्स्ट इंटीजर क्या आएगा बेटा? 3. दैट इज व्हाई द आउटपुट इज 3. सिमिलरली व्हेन आई टॉक ऑफ 4.99, 4.99 विल बी समवेयर दिस साइड. 4.99 इसके लेफ्ट साइड पे फर्स्ट इंटीजर क्या होगा? सर्टेनली 4. दैट इज व्हाई 4 इज द आउटपुट. -7.1 समवेयर दिस साइड, -7.1 इसके लेफ्ट साइड पे फर्स्ट इंटीजर -8 होगा ही नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई द आउटपुट इज व्हाट? -8. ठीक है. तो आप ये ध्यान रखेंगे कि दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी, बिकॉज अगर मैं स्ट्रेट इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता तो आपको परेशानी हो सकती थी. आप में से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए सो दैट दोज ऑफ यू इवन हु आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम दे कैन अंडरस्टैंड. आई होप इट इज ओके. कैन आई सी द हैंड्स जिनको जीआईएफ की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई प्रैक्टिकली? फास्टली शो मी योर हैंड्स, फास्ट, क्विकली. दैट्स ओके. ठीक है. गुड इनफ. वंडरफुल चिल्ड्रन, दैट्स गुड. चलो देखो, अब मैं इसको, इस फंक्शन को ना किससे रिलेट करता हूँ? अब मैं इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी से रिलेट करता हूँ. ठीक है. हम ये देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूटी से कैसे रिलेट होगा. ध्यान से देखना. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो इट्स गुड टू ड्रॉ ग्राफ. ठीक है. इट्स गुड टू ड्रॉ ग्राफ. ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करा, ये वाई एक्सिस ड्रॉ करा. ठीक है. और चलो इससे ड्रॉ करते हैं. अब ये बताओ, जब मैं यहाँ पे f of 0 पूछूंगा
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, तो सर्टेनली ये 0 होगा ना। अभी अभी हमने समझा एफ ऑफ 0.1 कितना होगा, 0 होगा। एफ ऑफ 0.99 कितना होगा, सर्टेनली 0 होगा। बट जैसे ही मैं एफ ऑफ 1 पे पहुंचूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड सो ऑन। दैट इज हाउ इट वर्क्स। यानी मुझे ये बात समझने की है कि 0 से लेकर के 1 से पहले तक मेरी वैल्यू कितनी होगी, 0, मेरी वैल्यू 0 होगी। बट जैसे ही मैं 1 पे पहुंचूंगा आई विल गेट द वैल्यू 1, और 1 से लेकर के 2 तक, यानी कि 2 से पहले तक, ठीक है, इट विल रिमेन व्हाट, 1। द मोमेंट आई टच 2 इट विल बिकम 2, और 2 से लेकर के 3 तक इट विल बिकम 2 ओनली। ध्यान से अगर आप देख रहे हैं डायग्राम को, तो ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया, ये जो सर्कल बनाया, ये फील्ड है, और आगे वाला मैंने हॉलो रखा है, ठीक है, आगे वाला मैंने हॉलो रखा है। हॉलो सर्कल हमेशा ये सिग्निफाई करता है बेटा, ये आपको रिप्रेजेंट करता है दैट दैट पॉइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्राफ, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्राफ। सिमिलरली अगर मैं इधर जाऊँ, जैसे अगर मैं माइनस पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस 0.1 देखूंगा तो कितना आ जाएगा आउटपुट बेटा, -1, दैट विल बी -1। तो यहाँ पे ये फॉलो होगा। तो देखो ये हर इंटीग्रल पॉइंट पे, ये जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हर इंटीग्रल पॉइंट पे क्या हो रहा है, जंप कर रहा है, राइट। इज इट कॉन्टिन्यूअस, नो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर मुझे अपनी डेफिनेशन में तुम्हें ये बताना हो ना कि ये जो फंक्शन है मेरे पास, राइट, ये जो फंक्शन है डिस्पाइट लिमिट्स व्हाई डू वी नीड कंटिन्यूटी, ओके, आई विल जस्ट कम टू दैट। तो कभी भी अगर मैंने ये देखना है एग्जैक्टली कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, मैं ये सिंपल कहता हूँ कि किसी भी फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए अगर तुम्हें अपने पेन या पेंसिल को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर उसको ड्रॉ करने के लिए तुम्हें पेन या पेंसिल जो भी तुम यूज कर रहे हो, अगर तुम्हें उसे उठाना पड़ गया तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। इट्स वेरी सिंपल, दैट इज द प्रैक्टिकल एंड द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दैट यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में हमने इस बात को समझा कि कभी भी अगर किसी फंक्शन को मुझे ड्रॉ करने के लिए अगर मुझे पेन उठाना पड़ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और अगर मैं बिना पेन उठाए हुए इसको ड्रॉ कर पा रहा हूँ तो वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, राइट। नाउ वन ऑफ यू आस्क्ड मी, सर व्हाट इज द नीड टू स्टडी कॉन्टिन्यूटी डिस्पाइट वी हैव स्टडीड लिमिट्स। ओके, सो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। लिमिट्स क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट, LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करती है और दोनों इक्वल भी होती है, बट आपका फंक्शन वहां पे इक्वल नहीं होता है, राइट। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, सो दैट इट इज क्लियर टू यू। लेट्स से आई टेक वन एग्जांपल, fx मेरे पास एक फंक्शन है और fx इज इक्वल टू ये 2 दे रखा है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, x इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 4 when x is equal to 0। मेरे पास ऐसे दो बस एक फंक्शन दे रखे कि अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो ये 2 होगा, और अगर ये x जो है मेरे पास 0 के इक्वल है तो ये 4 होगा। अगर मैं इसमें बात करूं अग्रिमा, राइट, ध्यान से देखना, अगर मैं इस फंक्शन में बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो अभी अभी हमने देखा मैं डेफिनेटली लिमिट कहाँ पे चेक करूंगा, 0 पे ही चेक करूंगा। वाई, बिकॉज 0 पे ही डिसकंटिन्यूटी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो मैं x इज इक्वल टू 0 पे चेक करता हूँ, तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक किया तो मैं यहाँ पे 0 माइनस h पे चेक करता हूँ, राइट, मैंने 0 माइनस h पे चेक किया। तो हमें समझ में आता है कि जब मैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा तो मेरे पास समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल जाएगी मुझे, आई विल बी गेटिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एज 2। Similarly, when I consider the right hand limit, right, when I consider the right hand limit, so I'll get the value somewhere of 0 plus h. Now even at 0 plus h that will be equal to what, 2. So certainly the limit exists. What is the limit? The limit is 2. But if you look at the value of the function at 0, what is the value of the function at 0? It is 4. So that is the need that we come to know कि यहाँ पे हमें continuity पढ़नी पड़ेगी, because कई बार left hand limit और right hand limit से हम exactly verify नहीं कर पाते कि वो function continuous है कि नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके बताता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। It's an important question and certainly it improves the understanding of the topic, ठीक है। So let's say मैं यहीं पे इसी ग्राफ में इसको प्लॉट करता हूँ, this is your graph, ठीक है। मैं ये जो फंक्शन मैंने लिया है, दिस फंक्शन, राइट, इसको मैं प्लॉट करता हूँ। तो मैं अगर इसमें कहीं कोई समझने में परेशानी हो तो मुझे
You can use the chat box or you can use the mic as well. Okay, that's absolutely fine. So x is equal to 2. X is equal to when it is greater than 0. ठीक है, जब ये greater than 0 है तो भी ये मेरे पास 2 है, और जब ये less than 0 है तो भी ये 2। ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है बेटा, ये हॉलो सर्कल है। क्यों? क्योंकि it is not equal to 2 at x is equal to 0, right? The moment it is x is equal to 0, it reaches a point 4. So this is a filled circle. Now you tell me, क्या ये ग्राफ हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है? Certainly ये डिसकॉन्टिन्यूअस है बच्चों, and that is why in the case of continuity we also check what the value of the function, because limit से सिर्फ ये बता देना कि हाँ हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उससे ये नहीं पता लग पाता कि whether the graph is continuous or not. I hope the question is answered, Agriman. If still there is any doubt, you can let me know. Okay? तो ये वाली बात आपको समझ में आती है किस तरीके से हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से ये बात समझी कि तीनों चीजों को हमें लेकर के चलना होता है। ठीक है, जब इंटरवल पे बात करते हैं तो मैंने बेसिक तुम्हें एक जनरल प्रैक्टिकल बात बताई क्या, कि कभी भी अगर तुम किसी भी फंक्शन को विदाउट रेजिंग योर हैंड अगर तुम उसको प्लॉट कर पा रहे हो एनीवेयर, फॉर एग्जांपल आई टॉक ऑफ sin x का ग्राफ कैसा था? डू आई नीड टू डू आई रियली नीड टू टेक अप माय हैंड? सर्टेनली नो, राइट? cos का ग्राफ कैसा होता है? अगेन वहां पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं कभी भी इस तरह के ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं तो सर्टेनली मैं यहाँ से यहाँ लाइन तो ड्रॉ कर लूंगा, यहाँ पे एक फॉलो करना पड़ेगा ना, बिकॉज एट 0 इट इज नॉट 2, इट्स अ हॉलो सर्कल। एट x इज इक्वल टू 0 इट विल बिकम 4, नाउ इट विल शिफ्ट हियर, तो अब इसको वी हैव टू रेज हैंड, वी हैव टू पिक अप द हैंड, तो सर्टेनली ये क्या है? ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया, वेयर एट x इज इक्वल टू 0 इट इज डिसकंटीन्यूअस, रेस्ट एवरीवेयर एल्स इट इज कंटीन्यूअस। इट इज डिसकंटीन्यूअस वेयर, अभी इस बात को भी हम देखेंगे, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है? सिर्फ एक जगह पे, कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0 पे इट इज डिसकंटीन्यूअस। I hope that point is okay and let's move ahead. आइए 5 मिनट और है हमारे पास, थोड़ी सी बातें और करेंगे डिसकंटिन्यूटी की, right? The function f will be discontinuous at x is equal to a in the following cases. What are the cases? The first thing is that f of a does not exist, right? आप उसको डिसकंटिन्यूअस कब बोलोगे? जब तुम्हारे पास x is equal to a पे it does not exist। इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दे दिया, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा बेटा, ठीक है? द सेकेंड कंडीशन इज दैट तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? इट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज द सेकेंड कंडीशन फॉर डिसकंटिन्यूटी। एंड द थर्ड एंड द फाइनल कंडीशन इज दैट द LHL and the RHL they exist but they are not equal, but they are not equal, ठीक है? Even in that case you'll say that yes it is a discontinuous function, ठीक है? The first thing is what, कि f of a ही वहां पे exist नहीं करता, ठीक है? What is the second case, कि LHL या RHL में से कोई एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती या दोनों एग्जिस्ट नहीं करती। What is the third case, LHL and RHL exist but they are not equal, एग्जिस्ट तो करते हैं बट वो इक्वल नहीं है। एग्जिस्ट नहीं करते मतलब समझ लो ना, ये कोई भी इनफाइनाइट हो सकता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ सकती है, ठीक है? दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके? फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, एक सिंपल ही फंक्शन ले लेते हो, तुम्हें मालूम है व्हाट इज दैट, tan x। अगर मैं बोलूं लिमिट x tending to pi by 2, what do you say? Does the limit exist? No, it does not exist, right? At x is equal to pi by 2 it does not exist, it is what, it is infinity, ठीक है? तो that is the meaning of does not exist, ठीक है? ये तुम्हें पता होना चाहिए does not exist से मैं क्या exactly कहना चाह रहा हूँ। I hope that example clears that, okay? तो LHL RHL exist but they are not equal, even that is the case of discontinuity। And finally you understand that LHL is equal to the RHL but they exist and they are equal but they are not equal to the value of the function, even then we say that the function is discontinuous, ठीक है? तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अलग अलग बुक्स में कहीं पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स यही होंगे, उन्होंने किसी को 2 पॉइंट में कर रखा है, किसी बुक में 3 पॉइंट्स में कर रखा है, मैंने इसको फिलहाल 4 पॉइंट में किया है, लेकिन जिस्ट यही है, दिस इज द जिस्ट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, ओके? लेट्स सी इफ वी कैन डू सम क्वेश्चन ऑन दिस, राइट? Exercise 9.1, children, those who have joined today, let me tell you, I use R.D. Sharma as the reference book. You are allowed to use any book,
right? You are allowed to use any book and you can ask doubts from any book, right? I always encourage that. ठीक है, मैं अपने एंड से तुम्हें इंटायर आर डी शर्मा डिस्कस कराता हूँ, ठीक है? आप अपने लेवल पे कोई सी बुक यूज कर सकते हैं, मेरे ये मैंडेटरी नहीं है मेरी साइड से, ठीक है? So whatever you are using, you can continue with that. But yes, R.D. Sharma is a good book for both the boards, including competitions. तो इसलिए मैं R.D. Sharma prefer करता हूँ, ठीक है? Rest is your choice. Now we have to check the continuity of the function at the origin. मुझे इसका continuity check करना है. तो continuity check करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या check करना होता है? Value of the function at that particular point. तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? f of 0 पे चेक करूंगा, ठीक है? origin का मतलब क्या होता है बेटा? origin का मतलब 0 होता है ना? तो certainly ये हमें कहाँ पे बोल रहे हैं? They are asking us to check the continuity at x is equal to 0, ठीक है? तो what do we check? We find what is f of a. In this case, a is 0. So f of 0 is what? 1. Is it defined? Yes, it is defined. The first condition is met. What is the second condition that we discussed? We have to check the LHL and the RHL. Okay. So let me check the LHL. LHL हमने क्या देखना है? LHL के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और fx की जगह पे क्या रखोगे? a minus h. a in this case is what? 0. So we'll put what? 0 minus h. आओ देखते हैं, put करके देखते हैं. When x is not equal to 0, the first definition will come into play, right? This one. So I'm putting the value here. मैंने x की जगह पे 0 minus h रखा. 0 minus h in the numerator, and in the denominator it is modulus of 0 minus h. And I hope you realize this would be minus h over h, which is equal to minus 1. So the left hand limit is coming out to be minus 1. Similarly, we can proceed ahead, find the right hand limit. That is coming out to be limit h tending to 0. और अब मैं यहाँ पे क्या रिप्लेस करूंगा? 0 plus h, ठीक है? तो मैंने जो बेसिक डेफिनेशन है वहां पे मैंने x की जगह पे क्या रखा बच्चों? 0 plus h. 0 plus h और नीचे it is modulus of 0 plus h. Alright? Which is h over h, which is equal to 1. Is it continuous? Certainly not. How do I need to write it, express this in the answer sheet? I would write that LHL is not equal to RHL. Therefore, it is discontinuous. It is discontinuous at x is equal to 0. So that's a very easy question. Quickly, I would like to do one more question if it is understood. So show me your hands if you have understood this question. It was a very simple question, just the first one. Quickly show me your hands so that we can discuss just one more question on this. Fine. Tomorrow's class will certainly be more important for you as we'll be discussing some more questions from the same exercise. Okay. So all of you can proceed ahead with this exercise of continuity. राइट right, आपके रिस्पेक्टिव बुक्स में कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस होंगे, आप वहां से ट्राई करेंगे, ठीक है? आइए मैं क्वेश्चन नंबर 3 रैंडमली एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और कल फिर इस पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखना शुरू करेंगे, ठीक है? सो लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3. अ फंक्शन डिफाइंड एज दिस, ओके, अ फंक्शन डिफाइंड एज fx is equal to x square minus 9 over x minus 3 when x is not equal to 3. ध्यान रखो इधर not equal to 3 का मतलब क्या है? Whether it is x is greater than 3, even then it is true, and whenever x is less than 3, even then it is true. आपकी एनालिसिस जितनी अच्छी होगी उतना इजी होगा क्वेश्चन को एनालाइज करना, ठीक है? And when x is equal to 3, they have given that it is 6. Perfect. Show that the function is continuous at x is equal to 3. Fine. Will it be a trouble for us? Not at all. Why so? सबसे पहले क्या करना होता है? The value of the function at that particular. मुझे x is equal to 3 पे चेक करना है, तो सबसे पहले क्या देखूंगा? What is f of 3? Do we know what is f of 3? Yes, we do know. What is that? It is 6. First part is done. What is the second part? We have to check the LHL, left hand limit. क्या बताया था इधर? Limit h tending to 0. किससे replace करोगे? a minus h. What is the value of a in this case? It is 3. It's 3 minus h. I hope that is okay, children. Okay? So quickly, I'll put these values in the expression. x की जगह मैंने क्या put करना है? 3 minus h. मैंने 3 माइनस एच इधर रिप्लेस करा, होल स्क्वायर माइनस 9 और नीचे मेरे पास अगेन x की जगह पे कितना आ गया बेटा? x की जगह पे मेरे पास आ गया 3 माइनस एच माइनस 3, ठीक है? एंड लेट अस नॉट फॉरगेट टू राइट द लिमिट एवरीवेयर, ठीक है? प्लीज रिमेंबर टू राइट द लिमिट. जब तक आप लिमिट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ना कर दो तब तक ये लिखना इंपॉर्टेंट है दैट लिमिट h इज टेंडिंग टू 0.
ठीक है, हाउ डू वी रीड इट, h is tending to 0. ठीक है, तो आओ इसको ओपन करते हैं. Let us quickly simplify this. A square plus b square minus 2ab, that is going to be minus 6h. ठीक है, minus 6h. ये रह गया 9 और नीचे मेरे पास ये वाला 3 और ये वाली 3 कैंसिल हो गई. वी हैव minus h here. This 9 and this 9 is cancelled, right? So we can easily see that at h is tending to 0, what do we have? अगर मैं h square अगर मैं common h अगर मैं common ले लूँ ऊपर, मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, h minus 6 आ रहा है, h minus 6 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, h. तो अगर मैं यहाँ पे इस h को इससे कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास क्या रह गया, -6 over -1, बिकॉज h तुमने कैंसिल किया तो क्या रह गया, -1. -6 over -1 यानी what is the final output? It is coming out to +6. Similarly, we can also calculate the RHL. यहीं पे कर देता हूँ. RHL में मैं देखो व्हाइट से कर रहा हूँ. RHL में क्या हो जाएगा बेटा, this minus will become plus. ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ बेटा. I'm sorry, मैं दोबारा से लिख नहीं रहा. यहीं पे कर रहा हूँ. जब आप इसको प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, this will become plus and this will become plus. So ultimately these things would be plus. तो समझने की बात है. अभी ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, RHL में भी 6 आ जाएगा. The moment you prove that LHL is equal to RHL is equal to value of the function, which is in turn equal to 6, don't you think you are done with the job? Certainly yes, right? What is the answer? That yes, it is continuous at x is equal to 3, right? If you have shown these steps, it is done. I hope that's okay, children.